यानी केदारनाथ के सियासी कुरुक्षेत्र में बगावत भी होगी और भीतर घात भी होगी। बीजेपी के भीतर से भी साफ संकेत आ गए हैं कि टिकट नहीं दोगे तो बगावत झेलने के लिए तैयार रहिए। तो कांग्रेस से भी संकेत आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे धड़े का उम्मीदवार नहीं उतरा तो बगावत हो न हो, भीतर घात जरूर होगा। दोस्तों नमस्कार, धनजुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की चाल ढाल दिखाई दे रही है, उससे साफ पता चलता है कि दोनों ही पार्टियों में ऑल इज नॉट वेल। अगर बात पहले सत्ताधारी बीजेपी की करें तो आप देखेंगे किस अंदाज में बद्रीनाथ और मंगलौर में बीजेपी को, खास तौर पर बद्रीनाथ में बीजेपी को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी खारिज कर दिया जब कांग्रेस से लाकर राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया। लेकिन अब बीजेपी जब इससे संभलने की कोशिश कर रही है और ये मैसेज बीजेपी में साफ तौर पर दौड़ रहा है कि जो काडर का व्यक्ति है उसी को चुनाव में उतारा जाए, इस कड़ी में आशा नोटियाल को सबसे आगे बताया जा रहा है। लेकिन जब इसकी भनक ऐश्वर्या रावत और कुलदीप सिंह रावत को लगी तो आपने तस्वीर देखी जिसमें ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत बैठ करके सियासी मंत्रणा कर रहे हैं। जिस चुनाव क्षेत्र में दोनों बीजेपी के टिकट के दावेदार हैं, वो एक साथ बैठ करके क्या सियासी मंत्रणा कर रहे हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं कि किस अंदाज में अगर बीजेपी ने आशा नोटियाल को टिकट दिया तो दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत हैं जो टिकट की प्रबल दावेदार हैं और लगातार केदारनाथ क्षेत्र में जनता के बीच भी जा रही हैं, अपनी दावेदारी ठोकने में वो कहीं से हिचक भी नहीं रही हैं। तो दूसरी तरफ दो चुनाव निर्दलीय के दम पर, निर्दलीय के तौर पर दो चुनाव लड़ चुके कुलदीप रावत भी खुले तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि चुनाव बीजेपी को केदारनाथ में वो ही जिता सकते हैं, लिहाजा उनको टिकट मिलना चाहिए। ये खुले तौर पर जो तस्वीर सामने आई, इसके बाद बीजेपी के रणनीतिकारों में बेचैनी देखी जा रही है क्योंकि इसका साफ इशारा है कि अगर आशा नोटियाल को बीजेपी ने टिकट दिया तो किसी भी कीमत पर ऐश्वर्या रावत पीछे हटेंगी नहीं, कम से कम जो आज दिखाई दे रहा है। और उनके प्रति एक सहानुभूति भी हो सकती है क्योंकि शैला रानी रावत के निधन के बाद जिस तरह से वो लोगों के बीच जा रही हैं और शैलपुत्री के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, एक इमोशनल कार्ड खेलने की, एक सहानुभूति पैदा करने की वो कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ कुलदीप रावत दो चुनाव में निर्दलीय लड़के अपना दमखम दिखा चुके हैं, अच्छा खासा वोट बैंक उनको मिला है। 2017 में उन्हीं के चलते बीजेपी कैंडिडेट शैला रानी रावत थी, वो चौथे नंबर पर चली जाती जब मनोज रावत चुनाव जीतते हैं। और 2022 में जब बीजेपी के टिकट पर शैला रानी रावत चुनाव जीतती हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट मनोज रावत तीसरे नंबर पर चले जाते हैं और रनर अप कुलदीप रावत रहते हैं। ये कुलदीप रावत की ताकत है, यही वजह है कि वो दावा कर रहे हैं कि उनको टिकट देंगे तो ही बीजेपी जीतेगी। लेकिन बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर से आशा नोटियाल को लेकर के ज्यादा सकारात्मक माहौल दिख रहा है। यही वजह है कि ये संकेत दिख रहा है, दोनों नेताओं ने संकेत दिए हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो बागी तेवर अख्तियार कर सकते हैं, यानी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर कांग्रेस की आप बात करें तो आप कांग्रेस में देखें किस अंदाज में एक तरह से जब आचार संहिता लगने से ठीक कुछ घंटों पहले एक तरह से नाटकीय अंदाज में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया जाता है गणेश गोदियाल को, इशारा किया जाता है कि केदारनाथ में वही होगा, कैंडिडेट वही होगा जो गणेश गोदियाल की रिकमेंडेशन आएगी। इसके बाद से जो कांग्रेसी कॉरिडोर से खबर आ रही कि ये जो निर्णय था, कुमारी शैलजा जो प्रभारी हैं कांग्रेस की, वो निर्णय एक तरह से उनको लूप में नहीं रखा गया। करण मारा को प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो उनको नागवार गुजरा है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि वो वहां जिला अध्यक्ष कुंवर सजवान की हिमायत कर रहे हैं या फिर वो मानते हैं कि मनोज रावत के मुकाबले हरक सिंह रावत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं। हालांकि हमने हरक सिंह रावत का भी मीडिया में एक बयान सुना कि अगर बीजेपी लड़ेगी और कांग्रेस उनके सामने होगी तो उनके अलावा किसी को टिकट दिया जाएगा तो सारी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ाएगी। लेकिन अगर हरक सिंह रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया तो उन्हें बीजेपी से तो लड़ना ही होगा, अपने कांग्रेसी मित्रों से भी लड़ना होगा। यानी बताता है कि हरक सिंह रावत जानते हैं कि टिकट के रास्ता उनका थोड़ा सा कठिन है। तो क्या समझ जाए कि जिस अंदाज में करण मारा वर्सेस गणेश गोदियाल की सियासी अदावत कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है और बीजेपी में जिस तरह से ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत ने मुलाकात करके बीजेपी नेतृत्व को मैसेज दिया है कि उनको हल्के में लेना,
उनको इग्नोर करना ठीक रहेगा। तो क्या समझा जाए कि दोनों ही दलों के भीतर जो बेचैनी दिखाई दे रही है दावेदारों में और नेताओं में, क्या ये बगावत और भीतरघात को हवा देगी? और क्या समझा जाए कि केदारनाथ का उपचुनाव वही दल जीतेगा जो बागियों को रोक लेगा, बगावत पर कंट्रोल कर लेगा, और जो दल भीतरघात नहीं होने देगा जीत उसी के हिस्से आएगी। लेकिन फिलहाल तो दोनों ही तरफ दिखाई दे रहे हैं, बागी सुर भी दिखाई सुनाई दे रहे हैं और भीतरघात की आशंका आसार भी दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो न्यूज़ अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जैसा हमने कहा कमेंट भी करिए। नमस्कार।